ट्यूटोरियल है हमारा सीएसएस बेस्ड। सीएसएस मतलब कास्केडिंग स्टाइल सीट। जैसा कि HTML पढ़ते वक्त भी हम लोगों ने CSS के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था। अगर आपने मेरा HTML का ट्यूटोरियल देखा हो तो वहां हम लोगों ने CSS की कोडिंग को कैसे यूज करते हैं ये हम लोगों ने वहां पर सीखा था। यहाँ पर जो चूंकि हमारा पूरा लेसन ही CSS पर आधारित है, इसलिए हम लोग CSS के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आज का पहला टॉपिक CSS को कुछ डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लो। ठीक है, व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट। CSS का पूरा नाम कास्केडिंग स्टाइल सीट है। CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS ये डिस्क्राइब करता है कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं उसको स्क्रीन पर, पेपर पर या किसी भी मीडिया पर कैसा दिखना चाहिए, मतलब किस कलर में दिखना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन दिखाता है? CSS दिखाता है। CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारे काम को CSS जो है सेव करता है, यानी जो काम आप घंटों में करते हैं उस काम को CSS मिनट में या कहो तो सेकेंड्स में करने की क्वालिटी देता है। ठीक, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वन। बहुत सारे वेब पेजों को, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट है, जैसे आपके पास ये देखो सारी एक वेबसाइट का पूरा पेज दिख रहा है, आप चाहते हो कि इसकी सारी सेटिंग, सारे कलर जितनी इस वेबसाइट पर दिख रहे हैं सारे कलर एक बार में चेंज हो जाए, तो ये HTML में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HTML में हर बार आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती है। CSS जो होता है उसका यूज करके आप पूरी स्टाइल्स को, इस पूरे वेब पेज को, सारे कलर कॉम्बिनेशन को एक मिनट में चेंज कर सकते हैं। यही कह रहा है CSS। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। यहाँ पर CSS को जो हम लोग स्टाइल शीट को अगर हम लोग सेव करेंगे तो उसका नाम हम लोग रखते हैं .css से। ठीक है, डेमो देखो, एक डेमो आपको दिखाता हूं। CSS का डेमो ऑन HTML पेज मल्टीपल स्टाइल। यहाँ पर हम लोगों ने 4 सीट तैयार करी, एक में 5वीं हमारी नो स्टाइल है। आपको दिख रहा है स्टाइल सीट 1, स्टाइल सीट 2, स्टाइल सीट 3, स्टाइल सीट 4 एंड नो स्टाइल। ये पूरी चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर सीट पर हम लोगों ने अलग अलग तरह के फॉर्मेट पर कोडिंग करी हुई है। जैसे आप स्टाइल सीट 2 को जैसे ही क्लिक करोगे, देखो मैटर सेम बट कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। ठीक, मैटर सेम है लेकिन क्या हो गया, कलर और उसकी स्टाइल और लुक क्या हो गया, चेंज हो गया, सिर्फ एक बटन दबाते ही। इसी तरह स्टाइल सीट 3 पर ये देखो स्टाइल सीट 3 कैसे दिख रहा है, यहाँ पर पूरा डिफरेंट दिख रहा है। स्टाइल सीट 4 ये देखो स्टाइल सीट 4 कैसा दिख रहा है। ठीक, यानी एक सेकंड में जैसे ही आप बटन पर प्रेस कर रहे हो पूरी वेबसाइट का लुक ही बदल जा रहा है। यही काम करता है CSS। नो स्टाइल सीट यानी ये देखो एकदम नॉर्मल, कोई कलर नहीं, कुछ यूज नहीं हुआ है। विदाउट स्टाइल सीट आपका जो पेज है कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा बोरिंग दिख रहा है। इसीलिए आपको जो स्टाइल सीट पसंद आए उस स्टाइल सीट को अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट का लुक है, देखो टेक्स्ट आप HTML में टाइप करेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पर वेलकम टू माय होम पेज, ये आप किस पर लिखेंगे, HTML में। लेकिन जो इसकी लिखावट की क्वालिटी है, मतलब कैसा दिखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट का कलर कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग करेंगे किस पे, CSS पर। ठीक, कास्केडिंग स्टाइल सीट पर, क्योंकि एक मिनट में बटन दबाते ही आपकी सारी वेबसाइट की सेटिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, CSS की कोडिंग का एक प्रारूप देखो कैसे हम लोगों ने कोडिंग करी हुई है। HTML हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एक टैग ओपन करा हुआ है और यहाँ पर स्टाइल को क्लोज करा हुआ है। बॉडी का कलर हमने सेट किया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लाइट ब्लू होना चाहिए। हेडिंग का कलर, जो H1 की हेडिंग है वो कलर उसका व्हाइट होगा और किधर दिखेगा, अलाइनमेंट सेंटर में। ठीक है, पैराग्राफ की फॉन्ट फैमिली क्या होगी, वर्डाना, और फॉन्ट की साइज कितनी होगी, 20 px। ठीक, स्टाइल क्लोज। जैसे ही आप ये सेटिंग करते हैं यहाँ पर पूरा कलर कॉम्बिनेशन सेम तरीके से ही आता है। अगर यहाँ पे आप कलर इसको रेड कर दो हेडिंग की, और ये मूव करो, अब देखो यहाँ पे हेडिंग कैसी आ रही है, यहाँ पर रेड कलर में आ रही है। ठीक है, ये CSS की सेटिंग है, CSS को लिखने का तरीका। लेकिन ये जो लिखा गया है ये इंटरनल CSS है।
CSS solved a big problem. HTML was never intended to contain tag for formatting a web page. HTML जो है, जो वेब पेज के फॉर्मेट को चेंज करने में असमर्थ है। HTML was created to describe the content of web page. HTML किसी भी वेब पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक लैंग्वेज है। जैसे कि हेडिंग टैग में दिस इज अ हेडिंग, अगर ये लिखना है तो किसके माध्यम से लिखोगे, ये लिखा जाएगा H1 टैग यानी HTML में, पैराग्राफ टैग यानी HTML में। when tags like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large website where fonts and color information were added to every single page became a long and expensive process. मतलब क्या है कि अगर आप इस कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दिस इज हेडिंग जो लिखा हुआ वो बिल्कुल अट्रैक्टिव कलर में दिखे, कुछ खूबसूरत कलर में आए, एक ब्लैक एंड व्हाइट ना आए, तो उसके लिए हम लोग कौन से कोडिंग यूज करेंगे, CSS का। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C ने क्या क्रिएट किया, CSS को। ये चीज आप ध्यान रखना कि HTML को किन्होंने क्रिएट किया, HTML को टीम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था, और W3C कंसोर्टियम एक टीम थी वर्ल्ड वाइड वेब की, जिन लोगों ने मिलकर CSS को इन्वेंट किया ताकि HTML के सारे प्रॉब्लम्स को कम समय में रिजॉल्व किया जा सके और वेबसाइट की क्वालिटी और उसके टेक्स्ट की स्टाइलिंग हम लोग बदल सके। CSS का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है? CSS के सिंटैक्स को लिखने के लिए सबसे पहले, जैसे HTML के सिंटैक्स को जब हम लोग लिख रहे थे तो हम लोग कैसे ओपन कर रहे थे, HTML, इस तरह हम लोग लिख रहे थे और HTML क्लोज कर रहे थे। अब देखो CSS करता क्या है, HTML हम लोगों ने क्लोज किया, वहां पर हम लोग हेड के सेक्शन में कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं और CSS को यूज करना चाहते हैं तो आपको हेड के अंदर ही कोडिंग करना है, ठीक। आपने यहां पर लिखा स्टाइल, जैसे ही आपने स्टाइल लिखा, इसका मतलब आप क्या यूज करने वाले हो, पूरे HTML का जो पेज है उसकी स्टाइल चेंज करने वाले हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने वाले हैं। तो आप कैसे करेंगे, अगर मान लो कि आप स्टाइल मैंने क्लोज भी कर दिया, अगर मान लो कि आप चाहते हो कि जो HTML का पेज हो उसकी बॉडी पर आपको कोई काम करना है, तो आप लिखो यहां पर बॉडी ब्रेसेस के अंदर, ठीक। आप ऐसे लिखेंगे बॉडी और उसके कर्ली ब्रेसेस को ऑन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को ऑफ करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड डैश कलर, यहां पे कॉलर लगाओ, यहां पे मैंने लिखा रेड, ठीक। ये लाइन जैसे ही मैंने लिखा तो अब क्या होगा, जो HTML का पेज आप यूज करोगे वो उसकी बॉडी किस कलर में आएगी, रेड कलर की आएगी, ठीक है। कलर्स को पूरा हम लोगों ने HTML में ढंग से पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर आप कुछ कोड भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने बताया था कि आप कलर को हेक्सा में भी यूज कर सकते हो, जैसे आप हेक्सा में यूज करने के लिए FF00FF कुछ भी लिख दो या A भी कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हेक्सा में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ ना कुछ कलर यहां पर बन ही जाएगा। जैसे कलर आपने लिखा है इसको सेमीकोलन लगा के आप बंद करोगे। अब मान लो कि आप चाहते हो कि जितनी भी HTML पे हेडिंग यूज हो, जितनी भी हमारे वेबसाइट पर हेडिंग यूज हो, मान लो कि आप चाहते हैं, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा डीपली, अगर आप चाहते हैं कि जो H1 से जितनी भी हेडिंग हो, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, उसमें उस हेडिंग का जो टेक्स्ट कलर है, यानी कलर किस कलर का हो, ब्लू कलर का हो, ठीक। कलर कैसा हो, ब्लू हो, और चूंकि हेडिंग मैंने यूज कर लिया और ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये तरीका होता है HTML में जो CSS को इंक्लूड करने का। CSS बहुत इजी है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना बड़ा हवा नहीं है। आप बस नॉर्मली ध्यान दो कि आपको CSS यूज कैसे करना है। बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, वैसे मैं अपनी कोडिंग में सबसे ज्यादा इंटरनल CSS का ही इस्तेमाल करता हूं, एक्सटर्नल CSS से मैं थोड़ा बचाव करता हूं, ठीक। स्टाइल
आपको लगाना है, कहाँ लगाना है, हेड के अंदर लगाना है, ठीक है। आपको कहाँ लगाना है, हेड के अंदर लगाना है। स्टाइल के अंदर जो भी कोड होगा वही CSS कहलाएगा, कास्केडिंग स्टाइल सीट कहलाएगा। अब अगर हमें H1 की क्वालिटी पर सारी सेटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, H1 के कलर को ब्लू कर दिया, यानी जितनी भी H1 की हेडिंग हम HTML में यूज करेंगे वो सब किस कलर में आएंगे, ब्लू कलर में आएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि जो पैराग्राफ हो वो किस कलर का हो, उसका फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक, और फॉन्ट कलर रेड की जगह येलो, ठीक। ये मैंने सेटिंग कर दी पैराग्राफ की। अब अगर आप पूरे HTML में अगर कहीं भी आप पैराग्राफ यूज करोगे तो उसकी साइज 32 पिक्सल यूज होगी और कलर येलो यूज होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप पढ़, बस आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मत भूलना कि कैसे आप CSS को यूज करोगे। बाकी तो हम लोग आगे टाइप्स ऑफ CSS और CSS में किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये समझ लो कि अगर ये चीज क्लियर है तो आपको CSS की कोडिंग बहुत आसान हो जाने वाली है। और आप CSS को सेव कैसे करोगे, अगर CSS को कहीं एक्सटर्नली सेव कर रहे हो तो CSS का एक्सटेंशन क्या होता है, .css। खैर अभी हम लोग यूज करेंगे अपने लैपटॉप पर, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो चलो स्क्रीन पर देखते हैं। ये CSS का जो सिंटैक्स है, इसमें हेडिंग मतलब इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, क्योंकि H1 ही क्या है, ये सेलेक्टर है। और ये पूरा जो सिंटैक्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक। क्या कहलाएगा ये, डिक्लेरेशन। प्रॉपर्टी किसको बोलोगे, जहां पर कलर है, प्रॉपर्टी क्या है, कलर, और उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेलेक्टर किसको बोलते हैं। अभी हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, अगला ट्यूटोरियल हमारा है सेलेक्टर का ही। तो सेलेक्टर किसको बोलोगे, जैसे H1 बॉडी, जिस चीज पर आप काम करने वाले हो, जिसको आप सेलेक्ट करके पूरा कोड करने वाले हो, वही क्या कहलाएगा, सेलेक्टर कहलाएगा। देखो इस एग्जांपल में पैराग्राफ क्या है, P है सेलेक्टर। यहां पर एक कोड हुआ स्टाइल, हेड के अंदर मैंने कोड क्या किया, इतनी कोडिंग को बस आप ध्यान से देखो, यूजिंग CSS, ठीक। मैंने स्टाइल का कोड यूज किया। स्टाइल में मैंने ये सेटिंग किया कि जितने भी पैराग्राफ यूज होने वाले हैं इस HTML में, वहां उसका कलर क्या हो, रेड हो, और उसका अलाइनमेंट किधर होगा, सेंटर में होगा। तो आप देखो बॉडी के अंदर जैसे जैसे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया तो यहां पर क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड सेंटर में है, कलर क्या है, रेड है, ठीक है। अगर आप हेलो वर्ल्ड को पैराग्राफ से निकाल दो, अब देखो हेलो वर्ल्ड ब्लैक में, क्योंकि इस पर कोई CSS का काम नहीं हो रहा है। और इस पैराग्राफ में जहां पैराग्राफ यूज किया गया है वो किस कलर का है, सेंटर में है, और उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है रेड में। अगर इसी की वैल्यू आप FF0F00, फिर क्या हो गया, ये रेड कलर में हो गया, ठीक है। आप इस तरह से भी हेक्सा कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलाइनमेंट अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये CSS को यूज करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में हम लोग CSS को यूज करेंगे, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर P क्या है, P इज अ सेलेक्टर इन CSS। P क्या है, P एक सेलेक्टर है। कलर इज अ प्रॉपर्टी, ये जो कलर यूज हो रहा है, कलर और टेक्स्ट अलाइन क्या है, प्रॉपर्टी है। रेड और सेंटर क्या इसकी वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे कि HTML की फाइल में CSS को यूज करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि CSS को यूज करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब हम देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस है क्या, इनलाइन में, एक्सटर्नल में और इंटरनल CSS में। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो इनलाइन CSS होता है, जैसे आपने HTML का कोड यूज किया, बॉडी और यहां पर H1, ठीक, ऐसे हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं हेलो, H1 क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। जो इनलाइन की बात होती है, इसका मतलब है कि लाइन में ही अगर आप यूज कर रहे हो उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करने का तरीका, तो वो कहलाएगा इनलाइन CSS। मतलब जैसे हेडिंग के अंदर ही
अगर आप इसके एट्रीब्यूट्स को डाल रहे हो, एट्रीब्यूट्स मतलब बिहेवियर, तो ये क्या होगा, इनलाइन सीएसएस। एग्जांपल के रूप में, क्योंकि जैसे सीएसएस के बारे में हम लोग जानते हैं कि सीएसएस का यूज सिर्फ इसके कलर को चेंज करने, इसके स्टाइल को चेंज करने और इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ही यूज होता है। अगर ये काम हुआ तो इसका मतलब आपने सीएसएस का ही कोई ना कोई प्रारूप यूज किया है, चाहे वो इनलाइन हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल सीएसएस हो। इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है बॉडी का बीजी कलर, बीजी कलर इन द सेंस की बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर रेड, और मैंने ये चीज क्लोज करी। अगर यहां पर इसी टैग के अंदर मैंने यूज करा तो ये कहलाएगा इनलाइन सीएसएस। H1 में अगर मैंने यूज किया, H1 का फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक, व्हाइट कर लो क्योंकि व्हाइट। फॉन्ट साइज 32px। अब क्या, हेलो, और हेडिंग क्लोज, ठीक। ये है तरीका इनलाइन सीएसएस को यूज करने का, ठीक है। इस तरह से अगर आप कोई कोड यूज करोगे तो क्या, कौन सा सीएसएस कहलाएगा, इनलाइन सीएसएस, ठीक। जैसे ये देखिए, यहां पर बॉडी के अंदर H1 की स्टाइल कलर क्या है, ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहां पर क्या हुआ, जो दिस इज अ हेडिंग है, ये देखिए दिस इज अ हेडिंग सेंटर में है और कलर कैसा है, ब्लू कलर का। मतलब यहां पर सेटिंग मैंने क्या की, इसी के लाइन में कर दी। तो ये सीएसएस कौन सा कहलाएगा, इनलाइन सीएसएस। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल सीएसएस के बारे में। इंटरनल सीएसएस क्या है, जैसे कि आपको स्टाइल क्लोज, और अगर उसी सीट के अंदर, जैसे ये HTML जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, इसी में मैंने हेड सेक्शन में एक स्टाइल नाम का सीट क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर हम कोई स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरनल सीएसएस। यहाँ पर बॉडी का कलर मैंने दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसका लिनेन में, और हेडिंग जितनी भी होगी उसको मैंने मैरून में दिया हुआ है। लेफ्ट से उसकी जो मार्जिन मैंने सेट कर रखी है, लेफ्ट से 40 px की सेट कर रखी है। तो आप देखो लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी है, 40 px, और बॉडी का कलर क्या आ रहा है, लिनेन कलर का। तो अगर इस तरह से आप सीएसएस का इस्तेमाल करोगे तो ये कहलाएगा इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि आपको 2 नोटपैड फाइल क्रिएट करनी होगी अपने सिस्टम पे। जैसे एक फाइल HTML की होगी जिसको आप लोगों ने ऐसे यूज करना है। सपोज करो इस पूरी कोड को मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और नोटपैड ओपन कर रहे हैं। यहां पर Ctrl+V, सेव एज, डेस्कटॉप पे मैंने रखा ab.html के नाम से मैं इसे सेव करता हूं, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी कोई बात नहीं, ओवरराइट करते हैं। और एक CSS फाइल है जिसका नाम है माई स्टाइल सीट, मैंने इसको कॉपी करा, Ctrl+C, और फिर मैंने ओपन किया नोटपैड ही, मैंने इस कोड को यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको सेव कर लिया यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही, क्योंकि जहां पर आप HTML की फाइल डालेंगे वहीं पर आपको CSS की फाइल डालनी है, ठीक, a.css के नाम से। अब एक चीज देखो आप कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर ab कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो एकदम नॉर्मल कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने फाइल बनाई है CSS की, वो मैंने सेव किया यहाँ पर a.css के नाम से, डेस्कटॉप पर a.css के नाम से सेव है, और यहाँ पर मैंने लिंक कराया है एक लाइन, ओपन विथ नोटपैड करते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिंक rel =style sheet लिखा हुआ है, ये लाइन जरूरी होता है एक्सटर्नल CSS में आपको CSS को लिंक करने के लिए, ठीक। और ये भी किसमें लगा हुआ है, देखो हेड के अंदर ही लगा हुआ है। तो इसको लिंक करने का तरीका क्या है, लिंक rel =style sheet, टाइप =text/css, और href में मैंने दिया है my style
डॉट सी एस एस, जबकि मेरी फाइल का नाम क्या है a डॉट सी एस एस। तो बस यहाँ पर फाइल का नाम चेंज करता हूँ a डॉट सी एस एस, कंट्रोल S से इसे सेव करता हूँ। अब देखिए इसको रन कराते हैं, कलर चेंज, ठीक है। उस CSS में जितनी कोडिंग थी बाहरी, यानी वहां पर क्या था, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और हेडिंग किस तरह से होगा, नेवी कलर, मार्जिन लेफ्ट से मैंने कितना रखा 20 px का। तो सेम चीज यहाँ पर देखो, मार्जिन 20 px आ गया, कलर टेक्स्ट कलर ब्लू और ये नेवी ब्लू, ठीक है। ये हो गया तरीका एक्सटर्नल CSS की को यूज करने का। अब हम लोग पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर के बारे में। CSS सेलेक्टर क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आप P को उठा रहे हैं और P की सेटिंग है, P क्या है पैराग्राफ, अगर उसकी सेटिंग में कोई भी बदलाव करते हैं तो P क्या कहलाएगा, सेलेक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CSS में सेलेक्टर्स कितने होते हैं उसको देख लो। CSS में सेलेक्टर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल सेलेक्टर, दूसरा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, तीसरा सूडो क्लास सेलेक्टर और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। हम लोग की जो सिलेबस है उसमें हम लोग को पढ़ना है सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप स्टार से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी सेलेक्टर P या A या H1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली स्टार कर देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज इक्वल टू ब्लू और स्टाइल हेड हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि स्टार का मतलब होता है कि इस पूरे पेज पर जो भी सेटिंग आप करेंगे वो सब पर लागू होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। यानी किसी भी स्टार का मतलब हो गया, अगर आप इसमें कोई भी अदर लाइन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है पैराग्राफ में, हेडिंग में, फिर पैराग्राफ की हेडिंग में मैंने लिखा मी टू, तो अब इस पूरे बॉडी के अंदर कुछ भी अगर लिखावट होगी, कोई भी चीज आप लिखोगे, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया, ठीक, ये भी उसी कलर का दिखाएगा, ये भी ब्लू कलर का दिखाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेटिंग हो रखी है कि इसमें जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर होगा, सेंटर में होगा, कलर उसका ब्लू ही होगा, तो इसीलिए वो सेंटर में जाएगा और ब्लू में जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं, स्टार से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को। कोई भी बदलाव करो पूरे पेज पर होगा वही बदलाव। दूसरा है CSS में ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, ID को हम लोग हैश मार्क से दिखाते हैं, ठीक। यहां पे जैसे लिखा हुआ हैश पारा 1, आपने यहां पर लिखा हैश पारा 1, और अब देखो कि पैराग्राफ ID इज इक्वल टू जिसकी ID पारा 1 होगी उसका कलर क्या होगा, वो सेंटर में होगा और उसका कलर होगा रेड। तो देखो पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे सेटिंग किया हो कि ID इज इक्वल टू पारा 1 और हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड रेड कलर का आ रहा है और सेंटर में आ रहा है। अगर यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ID इज इक्वल टू पारा 1, ये देखिए ये भी चेंज हो गया। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेटिंग हमने कर रखी है, जैसे ही आप ID किसी की भी पारा 1 करेंगे हैश लगा के, ठीक है, हैश का मतलब होता है ID, ठीक। जब अगर आप हैश यूज करें तो इसका मतलब क्या है, वो ID सेलेक्टर है। तो यहाँ पर जैसे ही कहीं पारा यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ ID इक्वल टू पारा 1, तो वो सेटिंग ले लेगा जो आपने इसमें दिया होगा ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ID सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर किसको बोलते हैं, टैग सेलेक्टर का मतलब ये होता है, देखिए टैग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, थर्ड है टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर में जिस भी टैग को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज में आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैग सेलेक्टर। यानी जहां जहां H1 होगा वहां H1 का मतलब ये है कि H1 की स्टाइल में जो जो सेटिंग आपने कर रखी है वो बदलाव सिर्फ किसमें होगा, H1 में ही होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग टैग सेलेक्टर। किसी स्पेशल टैग को आप यूज करो, ठीक, और उस टैग में जो भी चेंजेस करोगे आप, तो उसको क्या नाम दोगे, टैग सेलेक्टर का। उसको आप इनलाइन CSS भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्लास सेलेक्टर। CSS की क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को आप किससे दिखाओगे, क्लास सेलेक्टर को डॉट से दिखाया जाता है। डॉट लिखा मैंने सेंटर, ठीक है, डॉट में मैंने क्लास का नाम क्या दिया, सेंटर। अब क्या क्या बदलाव हो रहा है, बस यहाँ पर H1 में
आईडी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू सेंटर, और सेंटर की मैंने सेटिंग क्या रखी है, जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा, कलर उसका रेड होगा। तो सेम चीज अब देखो यहां पर कलर रेड आ रहा है और कहां क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। बस आपको कॉल कैसे करना है उसको, h1 क्लास इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर सेंटर डाल दो, ठीक। ये कोड आप चलाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या, क्लास सेलेक्टर। किससे कॉल होता है, डॉट से यूज होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में। ये तो सिंपल सेलेक्टर था। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर कितने प्रकार का होता है, अच्छा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि बदलाव एक पे करो तो दूसरे पे ऑटोमेटिक हो। मतलब एक चीज पे बदलोगे और वही काम अगर दूसरे पर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। जैसे जुड़वा की बात क्या होती है, एक पर एक को, जैसे जुड़वा का मतलब क्या होता है कि एक को कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे पर भी उसका असर दिखेगा। सेम काम होता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का, ठीक। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर 4 प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें से पहला है डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर में स्पेस का ध्यान देना चाहिए। चाइल्ड सेलेक्टर को हम लोग ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं इस तरह से, जिसको आप टैग भी बोल सकते हो। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को प्लस से यानी पॉजिटिव सिंबल से आप दिखाएंगे, और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को आप ये टिल से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब इसका यूज देख लो। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या है, जब आप देखिए जहां जहां डिव है और पैराग्राफ है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। जो डिवीजन उसका पैराग्राफ है, ठीक, आपने कॉल किया हुआ है div p, उसका बैकग्राउंड कलर येलो। आप देखो जहां जहां div लिखा हुआ है यहां पर क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो जा रहा है, क्या, येलो कलर। उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, येलो कलर में। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे div के अंदर तीनों चीज यूज हो रही है। यहाँ पर मैंने सेक्शन लगाया हुआ और सेक्शन के बाद पैराग्राफ लगाया हुआ है, तो भी इसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, येलो ही आ रहा है। तो div का मतलब यानी जो हम लोग का डिसेंडेंट सेलेक्टर है, इसका मानना यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिवीजन को ये सेलेक्ट करता है और उसके अंदर सब पर बदलाव करता है, ठीक। ये हो गया हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, बस मुझे वहां पर स्पेस की जगह ये वाला सिंबल यूज करना है, ओपन टैग वाला। अगर आपने ये यूज कर दिया तो बस आप देखो क्या होगा कि div के अंदर तीनों जहां जहां p का इस्तेमाल हुआ है, p का इस्तेमाल आप देखो, क्योंकि मैंने किया है div इस तरह से, मैंने ओपन ब्रैकेट का यूज करा हुआ है और सॉरी ओपन टैग का यूज करा हुआ है इस तरह से, और मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। तो जहां जहां div में p का इस्तेमाल हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर पीला हो रहा है, लेकिन ये तीसरे वाले को छोड़ के, क्यों, क्योंकि जरा सा उसके अंदर अगर बदलाव हो गया, क्योंकि यहाँ वो सेक्शन में आ गया तो उसने इसको बदला नहीं। और ये पांचवा जो PP है, ये दोनों क्या है, इस div से बाहर है, ठीक, यानी इस डिवीजन से बाहर है, इसलिए इन पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो एकदम अपने ही जैसे चीजों पर खाली बदलाव करता है, थोड़ा भी बदलाव हुआ तो उस पर चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो डिसेंडेंट सेलेक्टर लिया उसमें बस ये था कि वो इसको पकड़ता है, ठीक, कि पूरे डिवीजन में जितने हुए उनको कर दो, लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर एकदम अपने जैसे चीजों का ही बदलाव करता है, ठीक। ये दोनों में डिफरेंट है। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब होता है कि ये भी सेम मीनिंग है, ठीक है। मतलब ये देखो क्या करेगा, यहां पर div पॉजिटिव प्लस सिंबल से इसको दिखाया जाता है। प्लस सिंबल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग, ठीक। प्लस p, बैकग्राउंड कलर उसका येलो दिया गया, स्टाइल को क्लोज कर दिया गया। अब देखो डिवीजन के अंदर दो तरह से पैराग्राफ लिखे गए हैं, एक तो पैराग्राफ 1 इन द div, पैराग्राफ 2 इन द div, फिर इस div को क्लोज कर दिया गया। पैराग्राफ 3 नॉट इन div, पैराग्राफ क्या है, 3 जो है div में नहीं है। पैराग्राफ 4 नॉट इन div। तो अब देखो div प्लस p का मतलब क्या है कि जब ये डिवीजन जो है इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही कोई p आया उसी में बदलाव करेगा। तो इस div पर उसने कोई काम नहीं किया, इसके बाद तुरंत p कौन सा पढ़ रहा है, नेक्स्ट p कौन सा पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ रहा है, पैराग्राफ नंबर 3, इसीलिए इसमें वो बदलाव किया और इसका कलर क्या कर दिया,
येलो कलर कर दिया। अगर यही चीज कंट्रोल X में करता हूं और ये चीज को मैं करता हूं नेक्स्ट इसके नीचे, तो अब इस div के बाहर सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, P वाला। तो अब इसको बदलेगा ना कि इसको, ठीक, क्योंकि ये देखो किसको बदला, पैराग्राफ 4 नॉट इन div, यानी जैसे ही div खत्म हुआ, div का ओपन टैग और क्लोज टैग खत्म हुआ, उसके तुरंत वाला P को वो कलर करेगा, अदरवाइज इस पर काम नहीं करेगा, ठीक। तो यही डेफिनेशन है कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर द एडजेसेंट सिबलिंग of a specified elements. Sibling element must have the same parent element and adjacent means immediately, यानी जो तुरंत फॉलोइंग करेगा। The following example select all P element that are placed immediately after div। लिखा है ना कि जो div के बाद तुरंत immediately जो P वाला मिलेगा उसी को वो कलर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, adjacent sibling। General sibling, the general sibling selector select all elements that are sibling of a specified elements. The following example select all elements that are sibling of div। div ये लगा हुआ है till P, बैकग्राउंड कलर इसका दिया हुआ है येलो, स्टाइल क्लोज, ठीक। अब देखो इसको till से दिखाया गया है, इसमें क्या अंतर है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ 1, div के अंदर पैराग्राफ 2, ठीक, फिर div के बाहर पैराग्राफ 3 और कोड लिखा हुआ है सम कोड, लास्ट में लिखा हुआ है पैराग्राफ 4। तो ये div के बाहर, अभी जैसे एडजेसेंट में क्या था, एडजेसेंट में ये था कि div के बाद तुरंत वाला P को कवर करेगा, अदरवाइज उसको नहीं करेगा, आगे वाले को नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है कि div के बाहर जो जो P यूज होगा सबको कलर करेगा। जैसे यहां पर मैंने एक और P बढ़ा दिया, यानी div के बाहर ये सारे P को कलर करेगा, ठीक। तुरंत वाले P पर ये काम नहीं करेगा, सब पर काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक। लास्ट है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, देखो एट्रीब्यूट का मतलब बिहेवियर, ये बस CSS में खाली लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी सारे सेलेक्टर का काम एक ही है। CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इसमें देखो A टारगेट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टारगेट और बैकग्राउंड कलर उसका कर दिया गया येलो। तो यहां पे देखो जहां वो टारगेट पाता है, देखो ये टारगेट यहां पाया, यहां पे लिखा हुआ A ब्रैकेट में टारगेट, जहां भी टारगेट मिलेगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, येलो करना है। तो जैसे एक लिंक ये लगा हुआ है, ठीक, इसमें हमने ये तो लिखा हुआ है AHREF, लेकिन इसमें हमने टारगेट नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब ये वाला लिंक मैंने लगाया दोनों, तो इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू टॉप। तो जैसे इसने टारगेट पाया तो disney.com और wikipedia.org को इसने क्या कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया हुआ है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं A टारगेट, ठीक। CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू जो कॉलम के अंदर वैल्यू, जो डबल इनवर्टेड कामा है इसके अंदर लिखा हुआ है वैल्यू, अब ये वैल्यू को पकड़ेगा। जैसे A टारगेट इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामा में लिखा है अंडरस्कोर ब्लैंक, तो जहां पर ये स्टेटमेंट इसको मिलेगा कि अंडरस्कोर ब्लैंक होगा, टारगेट की वैल्यू अगर अंडरस्कोर ब्लैंक होगी तो ही उसको वो कलर करेगा। यानी टारगेट इज इक्वल टू, देखो यहां पर लिखा हुआ है अंडरस्कोर ब्लैंक, लेकिन यहां पर लिखा हुआ अंडरस्कोर टॉप, तो इसने अब किसको किया, disney.com, यहां पर लिखा है ना डिज्नी, तो इन्होंने disney.com का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि A टारगेट की वैल्यू जैसे ही अंडरस्कोर ब्लैंक हो तो उसका कलर क्या हो, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। अब CSS में एट्रीब्यूट टिल इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक, टाइटल अंडरस्कोर इज इक्वल टू फ्लावर। अब देखो जहां जहां फ्लावर पाएगा, ठीक, उसका बॉर्डर 5 पिक्सल और सॉलिड, उसका मतलब बॉर्डर जो होता है 5 पिक्सल का सॉलिड बनाएगा और कलर क्या करेगा, येलो। तो ये देखो इमेज SRC, यहां पे लिखा टाइटल, यहां पे एक शब्द पाया फ्लावर, यहां भी पाया फ्लावर, तो इन दोनों में उसको टाइटल में फ्लावर शब्द मिल रहा है, लेकिन इसमें उसको नहीं मिल रहा है, तीसरे वाले में इसको ट्री मिल रहा है। तो इन दोनों को वो क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड का जो बॉर्डर कलर है, देखो वो क्या किस कलर का कर रहा है, येलो कलर का किया हुआ है, 5 पिक्सल सॉलिड, लेकिन तीसरा जो ट्री है इसको उसने छोड़ दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि टाइटल अगर फ्लावर के बराबर हो तभी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर इस तरह से लिखा हुआ है क्लास,
क्लास की वैल्यू टॉप के बराबर हो, जहां जहां टॉप यूज होगा और टॉप के साथ यहां पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना जरूरी है, यानी क्लास इज इक्वल टू टॉप, सॉरी अंडरस्कोर नहीं, डैश का, क्लास के साथ यहां पर डैश का यूज करना जरूरी है। क्लास की वैल्यू टॉप डैश हेडर, तो टॉप डैश पकड़ा इसने, टॉप डैश इक्वल टू टेक्स्ट, तो इन दोनों को इन्होंने पकड़ा इसके हिसाब से, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, येलो। बाकी तीसरे वाले पर टॉप तो यूज हुआ है लेकिन बीच में डैश नहीं है, इसलिए आर यू लर्निंग को इसने कलर नहीं किया हुआ है। ठीक, तो एक ये तरीका है आपको, जिसको हम लोग क्लास एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक, अगर बस ये वाला सिंबल आपको बन जाए तो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, इस सिंबल का मतलब बस ये है कि अगर टॉप है, ठीक, जहां भी टॉप का इस्तेमाल होगा उसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखो टॉप में डैश नहीं भी लगा हुआ है तो भी इसने आर यू लर्निंग को क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करा हुआ है। एट्रीब्यूट डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू, स्टाइल के अंदर क्लास एट्रीब्यूट डाला गया है टेस्ट, ठीक, तो बैकग्राउंड कलर लिखा गया है येलो। ठीक, हेड बॉडी, अब देखो जहां जहां टेस्ट यूज हो रहा है, जैसे डिम क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट, फिर डिम क्लास सेकेंड, यहां पर भी टेस्ट का यूज हुआ है, यहां भी टेस्ट वर्ड का यूज हुआ है, तो इन तीनों को क्या करेगा, इन तीनों का बैकग्राउंड कलर उसने येलो किया हुआ है, बाकी इस वाले का नहीं किया, द सेकेंड डिवीजन एलिमेंट, क्योंकि इसमें कहीं भी टेस्ट नाम का कोई शब्द यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर, क्लास डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर बस स्टार लग जाए तब क्या होगा, स्टार इज इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। इसको चेक कर लो, यहां पे देखो, यहां पर टीई, अब वो खाली टीई को पकड़ेगा, जहां जहां टीई पाएगा उसका वो कलर कर देगा। तो इन चारों में देखो क्या है, फर्स्ट टीई मिला उसे, इस लाइन में देखो कहीं टीई का यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, इसमें यहां पर देखो टीई का यूज हुआ है, यहां भी टीई का यूज हुआ है, तो इन तीनों को वो बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, येलो करेगा, बाकी दूसरे वाले का नहीं करेगा। अगर आपने इसी के बीच में टीई लिख ही दिया तो क्या करेगा, उसको भी कलर कर देगा, क्योंकि उसको सिर्फ किसको पकड़ना है, टीई को पकड़ना है। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, क्लास, यहां पर आप लगाओ मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, एस्टेरिस्क जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में टीई। तो ये रहा हम लोग का एट्रीब्यूट सेलेक्टर। फिर एक आखिरी है हम लोग का ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर में बस आपको यूज करना होता है, जैसे H1 में मैंने लिखा टेक्स्ट डैश अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज इक्वल टू रेड। H2 में मैंने दिया टेक्स्ट डैश अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज इक्वल टू रेड। और पैराग्राफ में हमने दिया टेक्स्ट डैश अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, यहां पर मैंने कॉल किया H1, H2 और P, और तीनों को मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक, ये आप इतनी लाइन लिख रहे हो तो इतना आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है, और कितनी लाइन का आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो सिंगल लाइन में हम लोग यूज कर रहे हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि आप H1, H2 और P तीनों, अगर तीनों पर एक ही सेटिंग करना चाहते हो तो इसको आप ग्रुप बना सकते हो, H1, H2 और P। तो ये देखो H1, H2 और P तीनों पर पूरी सेटिंग यहाँ पर हावी है, और तीनों पर वही सेटिंग होगी जो आपने H1, H2 और P पर किया हुआ है। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा CSS का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो जब बैकग्राउंड की बात आती है CSS में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, आप बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं। CSS में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड को आप रिपीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप कोई भी अटैचमेंट यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का पोजीशन सेट कर सकते हैं। मतलब ये 5 ही काम आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं। जब CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो कितने प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड की, 5 प्रॉपर्टीज, कलर, इमेज, रिपीट और अटैचमेंट एंड पोजीशन। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। CSS बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है, देखो आपको लिखना है बॉडी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लाइट ब्लू, ये आपने लिखा। जैसे ही आपने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो यूज है बैकग्राउंड कलर का। आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि
H1 की जो बैकग्राउंड कलर है उसका ग्रीन कलर हो, डिवीजन में जो यूज होगा बैकग्राउंड कलर वो लाइट ब्लू हो, और पैराग्राफ में जो यूज होगा उसका येलो हो। अब यहाँ पर H1 CSS बैकग्राउंड कलर ये देखो इस तरह लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखा हुआ है दिस इज द टेक्स्ट, ठीक, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये वाली लाइन। तो तीनों में सेम कलर आप देखो, जो जो चीज दी गई है वो यहाँ पर चेंज है अपने हिसाब से, ठीक, जो जो कलर हमने यहाँ पर यूज करा हुआ है। ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम लोगों ने पिछले HTML के ट्यूटोरियल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं है तो वहां पर जाके ध्यान से देखो ओपेसिटी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब CSS बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज का मतलब क्या है कि आप कोई भी बैकग्राउंड डैश इमेज लिखो और उसका URL लिख दो और उस इमेज का नाम यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे ही उस इमेज का नाम देंगे तो वो इमेज बैकग्राउंड में यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। आप इसको यूज करके देखिए, कोड लिखने का तरीका क्या है, बैकग्राउंड डैश इमेज URL, कोई भी कोड में गलती मत करिएगा। इमेज का नाम अगर आपके A डॉट, जैसे यहाँ इमेज का नाम कैसे देखा जाता है, आप कोई भी इमेज जैसे यहाँ पर लगी हुई है, आप देखो ये वाली इमेज का नाम क्या है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज पे गया और यहां से उठा लिया। इस इमेज का नाम क्या है, यूट्यूब, और कौन फाइल क्या है, .jpg। तो अगर आपको इस इमेज को लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे youtube.jpg, तो तुरंत पीछे कैसा बैकग्राउंड आ जाएगा, जो youtube.jpg का फोटो है पूरा वो आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको लगा के चेक करना। बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट में बस क्या होता है, ये देखो बैकग्राउंड इमेज ग्रेडियंट अंडरस्कोर bg डॉट png, png का कोई इमेज है और उसको बार बार रिपीट करना, रिपीट तब तक x तक, ठीक। इसका मतलब ये है कि पूरा, जैसे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फोन है उसकी मोबाइल फोन की स्क्रीन दूसरे कलर की होती है, मतलब उसकी साइज छोटी होती है, लैपटॉप की थोड़ी बड़ी होती है, डेस्कटॉप और बड़े बड़े मॉनिटर्स की जो 32 इंच और 40 इंच के मॉनिटर आते हैं उसकी बहुत बड़ी होती है। तो अगर आपने ये लाइन लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी भी बड़ी टीवी हो या कितना भी छोटा स्क्रीन हो वो बार बार बैकग्राउंड को सेम कलर से ही लेगा, ठीक, वो कहीं भी बदलाव नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग बैकग्राउंड रिपीट का इस्तेमाल करते हैं। सेम तरीका है, बैकग्राउंड इमेज URL दो और इमेज का नाम लिखो यहाँ पर, और उसके नीचे बस ये लिख दो कि ये जो है रिपीट करे, ठीक। हाँ, एक कंफ्यूजन आपको और हो सकता है कि मैंने रिपीट के बाद x क्यों लिखा, क्योंकि इफ द इमेज एबव इज रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली, अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको रिपीट कराना चाहते हैं, मतलब नीचे की ओर, ठीक, हॉरिजॉन्टल साइड में आप रन कराना चाह रहे हैं तो आपको x लिखना होगा। और अगर आपको y का मतलब क्या है, टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली, सेट बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू रिपीट y, ये आपको y यानी ऊपर के डायरेक्शन में इसको क्या कराएगा, रिपीट कराएगा। और अगर नो रिपीट करते हैं तो ये देखिए मैंने इमेज tree.png को यूज किया और लिखा है कि नो रिपीट। अगर नो रिपीट कर दिया तो यहां पर ये इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करेगा। और अगर मैंने इसको रिपीट किया, ये देखो कई बार इमेज रिपीट हो रही है एक्स हॉरिजॉन्टल रूप में, ठीक है। और अगर रिपीट कर भी रहा हूं और किसमें कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे रिपीट कर रहा हूं तो वर्टिकली, ये देखो इमेज कैसे रिपीट हो रही है, अब वर्टिकल रिपीट हो रही है। तो बस यही अंतर है रिपीट करने का, आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो इमेजेस को, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में एक पोजीशन होता है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको भी चेक कर लो कि यहां पर हमने सेट कर दिया कि जो हमने इमेज लगाई है वो रिपीट ना करे, ठीक, और उसका पोजीशन किधर हो, राइट से टॉप पर हो, ठीक। तो यहां पर देखो लगा हुआ है, इमेज कहां है, राइट में है और किस पर है, टॉप पर है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट क्या लिखा है, 200 px, मतलब राइट से जो है 200 पिक्सल की दूरी पर भी, ठीक। तो ये चीज यहां पर मैंने दिया हुआ है। फिर वही चीज अगर रिपीट कराना चाहो तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। खाली रिपीट लिखोगे तो क्या होगा, ये देखो ना x ना y, पूरे बॉडी में अब तो क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक। x y लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा और इस तरह से आप रिपीट करा सकते हो, y करोगे तो वर्टिकल होगा। अटैचमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट का। अगर आप चाहते हो, देख लेते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि कितना भी लंबा, यहां पर देखो मैंने क्या किया, इमेज तो लगाया ही है यहां पर, बैकग्राउंड रिपीट नहीं करवाएंगे, पोजीशन क्या रखी है, टॉप पे रखी है लेकिन राइट में, और राइट में 200 पिक्सल की दूरी पर है राइट स्क्रीन से। लेकिन अटैचमेंट को मैंने कर दिया है फिक्स। क्या कर दिया है? फिक्स, यानी कि अब इस स्क्रॉल को अप डाउन करते रहो, कितना भी नीचे जाओगे। इसीलिए इतना बार हमने यहाँ पर कोडिंग किया हुआ है, ठीक। कितना पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया है, आप स्क्रॉल डाउन करो या अप करो, ये इमेज एकदम फिक्स है, कहीं नहीं डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर ही आप टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे देखो टेक्स्ट गया अंदर जा रहा है क्योंकि मैं नीचे कर रहा हूं, लेकिन इमेज हमारा फिक्स है। अगर इसी को मैं फिक्स नहीं करूंगा, यहीं पर जो हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट है इसको फिक्स ना करके, अगर देखो थोड़ा सा इसकी कोडिंग में देख लेते हैं, मैंने क्या लिख दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, मैंने अटैचमेंट क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, फिक्स ना किया, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो स्क्रॉल कर रहा हूं तो वो भी चला गया अंदर, ठीक है, फिक्स नहीं है, स्क्रॉल हो रहा है वो भी, ठीक। तो ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट का। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स होगा चाहे स्क्रॉल कर लो, ठीक। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, to shorten the code, it is possible to specify all the background properties in one single property. This is called a shortened property. मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर सारा चीज आप यूज कर लो, बॉडी का कलर, ये इस तरह से, इमेज, रिपीट, पोजीशन, इसको हम लोग करते हैं शॉर्टकट तरीका, जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इसको एक लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे शॉर्टकट में, बॉडी। अब इस तरह से तो मैंने 4 लाइन यूज किया है, यहाँ पर देखो मैंने कितने लाइन में काम किया है, बॉडी के अंदर 4 लाइन लिखा हुआ है, और इसी को एक लाइन में कैसे लिखोगे, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने क्लिक किया, मैंने सीधे कलर लिखा, URL इमेज लिखा, मतलब ये चारों एक ही लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है। नो रिपीट, राइट टॉप, इस तरह से भी लिख दोगे तो भी आंसर सेम होगा। ये देखो आंसर सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, और मैं कई लाइन लिखने से बच गया, 4 लाइन लिखने से आसान हो गया कि मैं एक ही लाइन में सारा काम कर डाला। इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। CSS में लिस्ट के बारे में लिखते हैं। जैसा कि CSS में हम लोगों ने HTML में पढ़ा था कि लिस्ट जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। और वहां पर लिस्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर को, वहां पर हम लोगों ने सीखा था। CSS में भी सेम चीज है। CSS में भी हमारे पास 2 तरह की लिस्ट मिलती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। बस इसको यूज करने का तरीका CSS में थोड़ा सा HTML से डिफरेंट है। कैसे है? जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको यूज करना है तो आपको लिखना होगा UL अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट ए नाम की कोई आप जो लिस्ट यूज करना चाहते हैं उसकी स्टाइल जो होगी सर्किल टाइप होगी। B जो भी अनऑर्डर्ड है इसकी स्टाइल स्क्वायर टाइप होगी। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, वो रोमन संख्या में होगा, अपर रोमन में। और ये ओल्ड D मतलब जो कि अगर लिस्ट है तो वो लिस्ट कैसी होगी, अल्फा टाइप में होगी, लोअर में होगी। चलो देखो कैसे है, आउटपुट कैसे आता है, ये देखिए आपने A, अब यहां पर जब बॉडी के अंदर कोड चलाया गया, यहां पर देखिए ये कोड हमने यूज किया, ULA लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल टू सर्किल, B की मैंने टाइप क्या लिखा स्क्वायर, C का मैंने टाइप क्या लिखा रोमन, और D का मैंने लिखा अल्फा। अब बॉडी के अंदर हमने कोड क्या किया, ये बॉडी है, बॉडी में मैंने क्लास A को जब कॉल किया तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें लिस्ट आइटम मैंने डाला कॉफी, टी और कोका। तो यहां देखो कॉफी, टी और कोका किस तरह से बन रहा है, सर्किल, क्योंकि A कैसा था सर्किल। B में मैंने क्या लिखा आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट में, B में मैंने इस तरह से लिखा तो स्क्वायर बन गया। OL ऑर्डर्ड लिस्ट जो C थी उसमें मैंने रोमन संख्या दिया हुआ, तो ये देखो अपर रोमन आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिखा था लोअर अल्फा टाइप में, तो यहाँ पर ABCD के फॉर्मेट मारा, वो भी लोअर क्लास में, कैपिटल ABCD नहीं है। तो ये तरीका है, कोडिंग के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो सर्किल है और चाहे जो स्क्वायर आप यूज कर रहे हैं उसको कुछ डिफरेंट इमेज के तरीके से यूज करें, तो जैसे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया और उसमें कोई इमेज लगा दी, ठीक,
इस इमेज का नाम दे दिया मैंने इस तरीके से। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा और अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो यहां पर एक इमेज लगाई, तो यहां पर जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे तो ये देखो स्क्वायर तो आएगा लेकिन थोड़ा सा कलरफुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये कलरफुल मैंने इस इमेज का नाम दिया हुआ है। ठीक, ये इमेज की वजह से ये कलरफुल हो गया। आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो स्क्वायर और सर्किल में कलर लगाने का तरीका था वो। पोजीशन ऑफ लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम का को अगर पोजीशन का मतलब क्या होता है, दो हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज है, लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू पोजीशन लिखो। ठीक, तो जब पोजीशन आप आउटसाइड लिखोगे, ठीक, यहां पर जब आउटसाइड दोगे इस तरीके से, लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू आउटसाइड, पोजीशन क्या दिया आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है, जैसे ये लिस्ट आपको दिख रही है, यहां पर जो बुलेट लगा हुआ ये क्या है, बाहर है, और यहां पर इनसाइड मैंने किया हुआ है तो बुलेट कहां है, अंदर है। ठीक, बस यही फर्क है दोनों में। और जब इसको आप रन कराएंगे तो जैसे यहां लिखा हुआ ul.a, इसकी पोजीशन किधर होगी, आउटसाइड, और ul.b इसकी पोजीशन होगी इनसाइड। तो आप बॉडी में देखो, जब क्लास ए का यूज किया गया और क्लास बी का, दोनों में सिर्फ अंतर क्या हुआ है कि यहाँ पर कॉफी, टी और कोका का जो बिंदु है, जो डॉट है, वो बाहर है इस बाउंड्री लाइन से, और यहाँ पर क्या है, इसी बाउंड्री लाइन के अंदर ही है। ठीक, ये दोनों में अंतर है, इनसाइड और आउटसाइड में। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, लिस्ट स्टाइल डैश पोजीशन कॉलन इनसाइड या आउटसाइड, जो आपको लिखना हो आप लिखो। ये हमारे पास सीएसएस के लिस्ट की प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग देखते हैं सीएसएस में बॉर्डर की प्रॉपर्टी। बॉर्डर का मतलब क्या है, देखो बॉर्डर कई अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, अगर सीएसएस में आपको बॉर्डर लगाना है तो मान लो आपका मन किया कि नहीं मुझे इस तरह का बॉर्डर चाहिए, ठीक, या फिर आपको इस तरह के बॉर्डर चाहिए, या आपको ये वाला बॉर्डर चाहिए। ठीक, देखो अलग अलग डिफरेंट टाइप का बॉर्डर है। तो इसी तरह सीएसएस में आपके पास कितने टाइप के बॉर्डर हैं, उसको लगाने का तरीका क्या है। अगर आपको कोई भी बॉर्डर यूज करना है तो आपको लिखना होगा बॉर्डर डैश स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड डैश सॉलिड डबल ग्रूव रिज इनसेट आउटसेट नन और हिडन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैसे लिखना है, पी डॉट डॉटेड बॉर्डर स्टाइल डॉटेड डैश, ये अब इसको यूज करोगे तो जैसे ही आप ये सारा चीज यूज करोगे, आप देखो उसकी फिगर आपको मैं दिखा रहा हूं कि डॉटेड बॉर्डर इस तरह से दिखेगा, डैश बॉर्डर ये वाला दिखेगा, सॉलिड बॉर्डर इस तरह से दिखता है, ग्रूव इस तरह से, रिज इनसेट आउटसेट नो बॉर्डर हिडन और मिक्स्ड बॉर्डर। ये देखो ये लास्ट में मिक्स्ड बॉर्डर है। ठीक है, यूज कर लेते हैं इसको। देखो मैंने क्या किया हुआ है, जो भी पैराग्राफ, सबके पैराग्राफ के आगे मैंने लिखा हुआ है, हर तरह का बॉर्डर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, और बॉडी में जैसे मैंने पी क्लास इज इक्वल टू डॉटेड ए डॉटेड बॉर्डर, ठीक है, तो यहां पर उस तरह का बॉर्डर हमको मिल रहा है। आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लगे अपनी जरूरत के हिसाब से आप उस तरह का बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो सीएसएस में बॉर्डर को यूज करने के इतने ही तरीके हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस सारे प्रॉपर्टीज को, चूंकि आपको एग्जाम देना है तो आप इन सारे प्रॉपर्टीज को याद कर लेना कि सीएसएस में बॉर्डर के लिए कौन कौन से बॉर्डर अवेलेबल हैं। ये टॉपिक कौन सा है, सीएसएस की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है ये पोजीशनिंग प्रॉपर्टी? मान लो कि आपका लैपटॉप हो, फोन हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसकी स्क्रीन की साइज ये है। ये क्या है, स्क्रीन की साइज है। ठीक है, अब पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट में जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो भी मैटर लिख रहे हैं, हम इसको सेट करते हैं कि उसका पोजीशन इससे कैसा हो। ठीक है, इतनी अगर स्क्रीन है तो कभी भी कोई लैपटॉप पर खोले, मोबाइल पर खोले तो वो इतने में ही उसको दिखेगा कंटेंट। जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। अब अगर आपने पोजीशन को सेट नहीं किया तो ये हेलो हाउ आर यू जो है यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी। ठीक, लेकिन उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। इसी चीज को सेट करने के लिए हम लोग
जो सीएसएस है उसकी पोजीशनिंग प्रॉपर्टी को ध्यान देते हैं कि सीएसएस में हम लोग पोजीशन जरूर सेट करें जब हम अपने कंटेंट को टाइप कर रहे हैं या बॉर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर का भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग पोजीशन सेट करें, अदरवाइज क्या होगा, पेज से भी बाहर चला जाएगा। पेज से भी क्या होगा, अभी देखिए जैसे मैं अपना हाथ यूं कर रहा हूं, इतना बाहर गया, पोजीशन सेट नहीं है तो क्या होगा, पोजीशन अगर सेट नहीं होता है तो चीजें सही डायरेक्शन में नहीं दिखती है। हो सकता है कि मैं अपना हाथ यूं फैला रहा हूं तो क्या मेरा पूरा हाथ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे कैमरे का पोजीशन इतने में ही सीमित है। ठीक, इसी जो लिमिटेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं सीएसएस की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। कितने प्रकार की होती है सीएसएस की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी? सीएसएस की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी 5 प्रकार की होती है। पहला है स्टैटिक, दूसरा रिलेटिव, तीसरा फिक्स्ड, चौथा एब्सोल्यूट और पांचवा स्टिकी। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी पोजीशनिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं? जैसे स्टैटिक यूज करोगे तो क्या होगा, ये स्क्रीन HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। जैसे अगर आप कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो स्टैटिक प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। आपके जो सीएसएस है यानी आपका लैपटॉप का स्क्रीन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा खुलेगा ये। ठीक है, तो जब हमने पोजीशन स्टैटिक कर दिया तो ये देखो जितना बड़ा है लैपटॉप की स्क्रीन उतनी बड़ी हमारे ब्राउजर पर ये खुलेगा। अंतर थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। ये देखो जितनी बड़ी स्क्रीन है यहां से भी कोई मार्जिन नहीं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मार्जिन है। क्यों? कि मैंने पोजीशन दिया हुआ है स्टैटिक और बॉर्डर दिया हुआ है 3 पिक्सल सॉलिड और यहां से मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से मुझे इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा है लेआउट रिलेटिव। एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। Setting the top, right, bottom and left properties of a relative position elements will cause it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. मतलब ये जो है रिलेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये एकदम नॉर्मल पोजीशन होता है, इसमें दूसरा कंटेंट कोई भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा गैप छूटा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से मैंने 30 पिक्सल का डिस्टेंस दिया हुआ है। पोजीशन मैंने क्या किया, रिलेटिव कर रखा है। तो जहां तक इसको पेज ये स्क्रॉल करके देखो, जहां इसका एंड नहीं आ जा रहा है ठीक तब तक ये क्या हो रहा है, ये ड्रॉप होगा जब तक, क्योंकि ये यहां से कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इस मार्जिन से कोई भी गैप नहीं छोड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, यहां पे देखो जो अभी हम लोगों ने यूज किया था थोड़ा सा गैप यहां से छूटा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक है ये, तो यहां से यहां तक की मार्जिन लास्ट मतलब मार्जिन थोड़ी सी छूटी हुई है। यहां से मैंने मार्जिन, और वही चीज रिलेटिव में क्या होगा, नहीं छूटेगी क्योंकि लास्ट तक ये चीज यूज करेगा। अगर आप लेफ्ट से 30px ना दो तो क्या होगा, 0 कर देते हैं, चाहे इसको हटा ही देते हैं। तो रिलेटिव का मतलब आपके पूरे ब्राउजर तक सेट होगा। ठीक है, पूरे ब्राउजर तक। फिक्स पोजीशन, फिक्स में क्या होगा कि एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट जो होता है आपको पता है व्यू पोर्ट कौन सा होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम लोग का बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो उसी व्यू पोर्ट के हिसाब से विच मीन्स इट ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रॉल्ड। द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू पोजीशन द एलिमेंट। जिधर भी आप अपने लैपटॉप को स्क्रॉल करेंगे उसके हिसाब से ये पोजीशन सेट होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो आप अपने लैपटॉप को कहीं भी सेट करो, इसकी पोजीशन मैंने बॉटम में सेट कर रखी है यहां पर। ठीक, ये क्या है, फिक्स कर दिया मैंने यहां पर। ठीक, तो डिव फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड किया, बॉटम 0, राइट 0 पिक्सल, ये साइज मैंने विड्थ कर दिया और बॉर्डर की साइज मैंने ये करी हुई है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे स्क्रॉल अप करो चाहे स्क्रॉल डाउन करो। ठीक, एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट एकदम रिलेटिव की तरह होता है। आप रिलेटिव के बीच में अगर एब्सोल्यूट को बनाओगे तो ये जो ड्राइंग बनेगा, ये डिवीजन जो बना हुआ है वो कैसा है, एब्सोल्यूट बना हुआ है। ठीक, जैसे कि मैंने एक रिलेटिव बॉक्स बनाया, ठीक, और उसके अंदर मैंने उसी डिवीजन को एब्सोल्यूट कर लिया, तो कैसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ठीक, डिवीजन रिलेटिव ये पोजीशन मैंने दी और डिवीजन एब्सोल्यूट की क्वालिटी मैंने ये दे रखी है, और यहां पर क्लास रिलेटिव
इसको मैंने कॉल किया, यहां पर इस डिवीजन में मैंने एब्सोल्यूट को कॉल किया। तो देखो जब रिलेटिव को कॉल किया तो रिलेटिव वाला कहां पे लिखा हुआ है, ये ऊपर, ठीक, पूरे स्क्रीन पर, पूरे वेबसाइट की स्क्रीन पर दिखेगा आपको। और जो एब्सोल्यूट है वो खाली रिलेटिव का बॉर्डर पकड़ के, ये लास्ट से रिलेटिव का बॉर्डर पकड़ा, ठीक, और उसको ही टच करके ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एब्सोल्यूट। स्टिकी का मतलब क्या होता है, ये भी एकदम फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे यूजर का स्क्रॉल पोजीशन होगा, ये देखो कोई भी चीज स्क्रॉल करो, स्टिकी का मतलब हो गया कि वो नहीं, वो स्टिक रहेगा। हमने कोई भी चीज यहाँ पे स्क्रॉल करी, अगर आपने स्टिकी की यूज किया है तो क्या होगा, स्क्रॉल के साथ वहीं पर फिक्स हो जाएगा, ठीक। इस पोजीशन कहते हैं क्या, स्टिकी पोजीशन। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया div डॉट स्टिकी, और स्टिकी की क्वालिटी मैंने ये सारी रखी है, ठीक है। और यहां पर मैंने क्लास को कॉल किया आई एम स्टिकी। अब ये देखो पूरी चीज को स्क्रॉल करो तो सब कुछ स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन ये वाली लाइन स्क्रॉल नहीं होगी, इसी को बोलते हैं स्टिकी पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं CSS टेबल के बारे में कि CSS का टेबल क्या है। जैसा कि जानते हैं हम कि CSS का जो टेबल है वो सेम HTML के टेबल के बारे में है। अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल देख रहे हो CSS टेबल, तो सबसे पहले आपको HTML के टेबल की जो हम लोगों ने क्लास ली है थर्ड लेसन में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि टेबल क्या होता है, टेबल को कोलैप्स कैसे करा जाता है, टेबल का बॉर्डर कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है उससे। इसलिए हम बताते हैं आपको कि जो टेबल है वो यूज करने का तरीका क्या है। HTML की टेबल वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, टेबल THTD, ठीक। मैंने एक स्टाइल में बस एक कोड चलाया कि अगर कोई भी टेबल हो जिसका अगर टेबल हेडिंग हो और टेबल डेटा हो, ग्रुप सेलेक्टर मैंने यूज किया, उसका बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक होगा। तो और जैसे ही बॉडी के अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल रो खोला, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग डाली, टेबल हेडिंग मैंने फर्स्ट में डाला फर्स्ट नेम, दूसरे में मैंने लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने करा तो यहां पर वो सारे बदलाव हो गए जैसा यहां पर सेटिंग हम लोगों ने किया था। यहां पर अगर 5 कर लोगे तो आप देखो टेबल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर टेबल आपको कोलैप्स नहीं दिख रहा है। कोलैप्स टेबल क्या होता है, मैंने इसके बारे में पिछले ट्यूटोरियल में HTML वाले में बताया था। तो यहां पर कोलैप्स कर लो आप। कोलैप्स करने का तरीका आपको सिर्फ क्या करना है, बॉर्डर डैश कोलैप्स इक्वल टू कोलैप्स लिखना है, ठीक। टेबल को क्या करना है, कोलैप्स करना है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को मैंने सेट किया, फिर देखो क्या हो गया, ये टेबल कोलैप्स हो गया। आप HTML का ट्यूटोरियल अगर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, बॉर्डर को मैंने कोलैप्स कर दिया और यहां पर बॉर्डर लिख दिया 1px सॉलिड ब्लैक। इससे क्या हुआ कि खाली बीच की लाइन हट गई, ठीक, बीच की लाइन हट गई, बाकी इधर चारों तरफ इसके बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक। बाकी बीच वाला क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक। टेबल की हाइट और विड्थ कैसे सेट करेंगे, ये देखिए टेबल का बॉर्डर मैंने लगाया, टेबल का बॉर्डर कोलैप्स मैंने किया, विड्थ उसको कर दिया 100%, टेबल हेडिंग को मैंने 50 पिक्सल पे किया, ये देखिए हेडिंग 50 पिक्सल पे दिख रही है, ठीक है। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं उसमें टेबल का बॉर्डर लगा के, ठीक।